हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचर्स मंत्रा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टीचर्स मंत्रा चैनल पे पेपर वाली सीरीज या एग्जाम वाली सीरीज बोल लीजिए, जो क्वेश्चंस अभी तक हो चुके हैं प्रीवियस ईयर में। तो उसी क्रम में आज सीडीपी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें हम लोग टारगेट कर रहे हैं 30 आउट ऑफ 30। अगर आप इस सीरीज को पूरा फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए जो टारगेट है ना, इस टारगेट को आप जरूर अचीव कर पाएंगे। 2018 वाला पेपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 2019 वाला डिस्कस हम कर चुके हैं। आज जो हम सीरीज डिस्कस करने जा रहे हैं ये है आपका सीडीपी का पीवाईक्यू, जो कि 2016 में आपका एग्जाम हुआ था, यानी 2016 का। इस ईयर किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो सब कुछ हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। चलिए सो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िएगा, यानी 2016 का। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं। अगर हम देखें इंडिया में जो बहुत सारी जो कक्षाएं होती हैं ना, वो कैसी होती हैं, मल्टीलिंगुअलिज्म होती हैं। मतलब वहाँ पे कई सारी भाषाओं का यूज होता है। अगर आप ऐसे कह लीजिए कि अगर कोई स्कूल है तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज वाले बच्चे आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर हम ये कहें कि जो भारत है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। इंडिया में बहुभाषी कक्षाएं हैं, एज ए टीचर आप इस चीज को किस रूप में देखेंगे? अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की जानकारी है तो डेफिनेटली इसका आंसर आपको मिल गया होगा। यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन है, अगर इसमें देखेंगे तो बोल रहा है समस्या। भैया कभी भी समस्या नहीं समझना है इस चीज को। अगर आपकी क्लासरूम में बहुभाषी बच्चे हैं तो क्या उसको समस्या समझोगे एक एज ए टीचर? बिल्कुल नहीं समझोगे। ठीक है, समस्या नहीं समझ सकते। संसाधन, संसाधन बहुत बढ़िया ऑप्शन है, लेकिन एक बार देख लेते हैं बाकी ऑप्शन को। बाधा, बाधा भी नहीं समझना है, और परेशानी भी नहीं समझना है। अगर आप देखते हैं यहाँ पे, अगर आप देखेंगे पहला ऑप्शन क्या था, प्रॉब्लम का था। ठीक है, दूसरा तीसरा क्या था, ऑब्स्टेकल का था। अब अगर आपने नोटिस किया तो समस्या, बाधा और परेशानी, तीनों वर्ड कैसे देखने को मिले हमको? नेगेटिव वर्ड्स देखने को मिले। वहीं अगर आप देखते हैं संसाधन यानी रिसोर्सेज, एज ए टीचर इस चीज को आप ना तो परेशानी समझिए ना ही बाधा समझिए। आप सोचिए ये तो एक संसाधन, एक रिसोर्सेज है कि अगर मेरी क्लासरूम है, वहां पे अलग अलग लैंग्वेज वाले बच्चे मिलेंगे। तो सपोज करो एक बच्चा हिंदी बोलता है, एक बच्चा कन्नड़ बोलता है, एक बच्चा तमिल बोलता है, एक तेलुगु बोलता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे पास मौका होगा कि हाँ हम जो हिंदी वाला है उसको हेल्प मिलेगी कन्नड़ सीखने में, कन्नड़ वाले को हेल्प मिलेगी हिंदी सीखने में। तो हमेशा इसको एक रिसोर्सेज के रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। क्लासरूम में बच्चे जो गलतियां कर रहे हैं या त्रुटियां कर रहे हैं, तो ये किस चीज को दर्शाता है ना? शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं। अगर बच्चा गलती कर रहा है तो क्या शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों असफल हो गए? ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। यानी आप ये कह सकते हैं कि भैया अगर बच्चा गलतियां कर रहा है तो ये क्या होगा, शुड बी सीन एज अपॉर्चुनिटीज टू अंडरस्टैंड देयर थिंकिंग। यहां पे ध्यान दीजिए, आपने अगर पढ़ा होगा कि जब तक गलती नहीं होगी तब तक कुछ बच्चा नहीं सीखेगा। अगर गलतियां हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि लर्निंग हो रही है। विदाउट मिस्टेक देर इज नो लर्निंग। बिना मिस्टेक के कभी कोई लर्निंग नहीं हो सकती। तो ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है। अगर बच्चा गलती कर रहा है मतलब वो लर्निंग कर रहा है। तो उनके चिंतन को, यानी किसके चिंतन को? विद्यार्थियों के, शिक्षार्थियों के चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। बहुत बढ़िया ऑप्शन है, लेकिन एक बार रिचेक जरूर करेंगे थर्ड और फोर्थ को। कठोरता से निपटाई जानी चाहिए, गलतियों से सख्ती से पेश आना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ऐसा काम तो करना ही नहीं है। ठीक है, फिर फोर्थ क्या है, बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। यानी ये आप करोगे, बच्चों को कैटेगराइज करोगे? बिल्कुल नहीं करना। ये मैं हर क्लास में बताता हूं। अगर आपने 18-19 वाली क्लास देखी होंगी दोनों, तो वहां पे नामांकित करना, लेबलिंग करना, ये सारे वर्ड्स कैसे होते हैं, नेगेटिव हैं, कि आप उनको चिन्हित नहीं कर सकते। किसमें? कमजोर में और इंटेलिजेंट में। ठीक है, सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं।
सिंपल सी बात है। एक मनोवैज्ञानिक ने कोई स्टेटमेंट दिया था, बस वो आपको नाम याद रखना है कि किस मनोवैज्ञानिक ने ये कहा था कि जो बच्चे होते हैं वो ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं और नन्हे वैज्ञानिक हैं जो कि संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, कोई थिंकिंग आपको करनी नहीं चाहिए यहाँ पे, क्योंकि सिंपल सी बात है, बिल्कुल फैक्ट बेस है ना। अब आप देखो, पॉबलम ने कहा था, नहीं कहा था, जुंग ने कहा, नहीं कहा, प्याजे, याद करो प्याजे का सिद्धांत, जिसमें प्याजे ने यह बात बोला था कि बच्चे जो होते हैं वो ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं और नन्हे वैज्ञानिक हैं। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 प्याजे। ये बात किसने कही थी, प्याजे ने कही थी, स्किनर का नहीं होगा। ठीक है, सो सिंपल सी बात है, किसका थॉट था ये, किसका विचार था, किसका स्टेटमेंट था, प्याजे का था। प्याजे ने बच्चों को क्या कहा, नन्हे वैज्ञानिक, याद रखिएगा। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है। अगर आप लोग ध्यान से समझ रहे होंगे ना चीजों को, अगर आप लगातार सारी वीडियोस को देख रहे हैं, तो कल वाला सेशन जिसमें आपने देखा होगा वहां पे क्या पूछा था आपसे, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र पूछा था। आज क्या पूछ लिया, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र। यानी 2019 का पेपर मैंने कल कराया था और आज करा रहा हूं मैं आपको 2016 वाला। क्या अंतर आया है, क्वेश्चन सेम है, क्या अंतर आया है, वहां पे बाल, यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है, वहां पे था छात्र केंद्रित। कुछ भी नहीं बदलता भाई, सिंपल सी बात है, आपको समझना है तो कॉन्सेप्ट है ना, कुछ भी नहीं बदला। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र और छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र बात एक ही थी ना। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर करेंगे, यही फायदा होता है पीवाईक्यू करने का। मैं कहता हूं कि जो भी आप प्रैक्टिस करें पीवाईक्यू की ही प्रैक्टिस करें, अदरवाइज किसी चीज की प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि यहां से आपको एक सही आइडिया मिलेगा कि किस तरह का लेवल रहेगा, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलो आसान सा क्वेश्चन है। जो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र होता है उसका मीनिंग क्या है, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए, क्या ना, यानी बच्चा फॉलो करेगा टीचर को, बिल्कुल नहीं करेगा, बाल केंद्रित है, नहीं करेगा। ठीक है, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बहुत बढ़िया ऑप्शन है। बच्चों की जो अभिव्यक्ति है और उनकी जो सक्रिय भागीदारी है उसको क्या देना है, महत्व देना है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन तीसरा और चौथा जरूर देखेंगे एक बार, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देता है, देखिए, या बच्चों को पूरी तरीके से लिबर्टी देना। अब ये वाला ऑप्शन देख करके हो सकता है शायद आप लोगों के मन में डाउट आ जाए कि भाई बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में क्या होता है, बच्चों के अनुसार काम करना, तो आप बच्चों को पूरी लिबर्टी नहीं देंगे, ये इसका मीनिंग बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा। और बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, ये भी नहीं है। सिंपल सी बात है, जो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है उसका मतलब क्या होता है, बच्चों की जो अभिव्यक्ति है और उनकी जो सक्रिय भागीदारी है उसको महत्व देना है ना। बच्चा जो बोलना चाह रहा है उसको प्रायोरिटी दी जाए, ऐसा नहीं कि उसके विचारों को दबा दिया जाए। डन, सो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी अगला क्वेश्चन क्या है, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है, कैसे। यानी एक शिक्षक है, वो अगर कुछ जटिल परिस्थितियां हैं, विषम परिस्थितियां हैं, कठिन परिस्थितियां हैं, उनको संसाधित करने में बच्चों की सहायता किस तरीके से कर सकता है, इन 4 तरीकों में से। ठीक है, चलो पहला क्या है, कोई भी सहायता ना देकर, जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीख लें। बच्चों को कोई हेल्प प्रदान नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि आप बच्चों को कोई भी हेल्प प्रदान नहीं कर रहे हैं, उस पर एक भाषण दे के, एक लेक्चर आएंगे क्लास में और लेक्चर दे जाएंगे, क्या होगा उससे, बच्चा एबल बन पाएगा क्या इस चीज का, नहीं बन पाएगा ना, बिल्कुल सिंपल सी बात। तो ये लेक्चर देना तो बिल्कुल गलत है। डन, अब क्या बचा, अब आपके पास ऑप्शन नंबर 3 और 4, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। यानी अगर कोई विषम परिस्थिति है या फिर कोई एक टफ सिचुएशन है, तो उसको संसाधित करने में जो शिक्षक होगा बच्चों की हेल्प कैसे करेगा, कि जो भी कार्य दिया है उसको छोटे छोटे हिस्सों में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। ठीक है, फिर क्या करेगा, उसके बाद निर्देश लिख देगा। अब ये बात तो सही लग रही है कि हाँ, कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया, फिर निर्देश लिख दिए। ठीक है, लेकिन क्या बेस्ट ऑप्शन होगा, पढ़ना पड़ेगा ऑप्शन नंबर 4 को। प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, प्रतियोगिता को बढ़ावा नहीं देना है। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो राइट हो जाएगा, कि आप क्या करेंगे, जो भी टास्क दिया है, जो भी कार्य दिया है, उसको डिवाइड कर दीजिए छोटे छोटे हिस्सों में। ठीक है, तो इससे बच्चों को क्या होगा, हेल्प मिलेगी। ठीक है,
डन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। यानी आप बच्चों से ये उम्मीद कर रहे हो कि उन्होंने कोई भी ज्ञान है ना जो उन्होंने सीखा है उसको एज इट ही रिप्रेजेंट कर देंगे। क्या आप पहले बताओ ऐसा पॉसिबल है क्या? सिंपल सी बात, आप एज ए टीचर आप बच्चों से क्या उम्मीद कर रहे हो कि मैंने जैसा भी बोला है बच्चा ठीक वैसा ही बता दे। इज इट पॉसिबल? नो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अब इसका आंसर आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। यानी आप बच्चों से ये अपेक्षा कर रहे हैं कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। तो क्या है, प्रभावी आकलन युक्ति है? बिल्कुल नहीं होगी। कैसे हो जाएगी? बच्चा तो ऐसा कर ही नहीं सकता है, सिंपल सी बात है ना। कोई रट्टू तोता तो बनाना नहीं उसको। सिंपल। समस्यात्मक है, एक प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। अब यहां पे देखो, कुछ बच्चे शायद ये सोचें कि ये समस्या वर्ड आ गया तो शायद नेगेटिव हो जाएगा। बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन को ध्यान देना है। अगर आप उम्मीद करोगे बच्चों से ऐसा कि जैसा मैंने पढ़ा दिया एज इट वैसा ही रिप्रेजेंट कर दे, तो ये इम्पॉसिबल है। इसीलिए क्या है, प्रॉब्लमेटिक है। क्यों? क्योंकि जो बच्चा होता है, जो व्यक्ति होता है, वो अनुभवों की व्याख्या करते हैं। जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस लिया है ना उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। वो जैसा उन्होंने सीखा है उसको एज इट ही रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो अभी तक तो ऑप्शन नंबर 2 परफेक्ट है, लेकिन थर्ड और फोर्थ एक बार रीचेक करेंगे। ये अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे एज इट। अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है, कि टीचर के लिए आसानी होगी असेसमेंट करने में। तो ये बात भी गलत है। राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, डन। आई बात समझ में? चीजों को समझते हुए सॉल्व करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है बिल्कुल भी। चीजें इतनी टफ नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पे चर्चा का अवसर दिया जाता है, आप बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आप बच्चों को अवसर दे रहे हैं किस चीज के लिए? किसी समस्या पे चर्चा करने के लिए ग्रुप में, है ना। तब उनके सीखने का जो वक्र होगा, जो उनका जो लर्निंग कर्व होगा वो कैसा रहेगा, ये सिंपली आपसे पूछा गया है। यानी बच्चों को आप क्या दे रहे हैं? अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं कि वो आए और ग्रुप में किसी समस्या के बारे में उसका डिस्कशन करें। जब ऐसा होगा तब उनका जो लर्निंग कर्व होगा वो कैसा रहेगा? स्थिर रहेगा, मतलब एक ही जगह पे ऐसा टिका रहेगा क्या? ऐसा नहीं रहेगा, है ना। अवनत होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर क्या है? समान रहेगा। समान क्यों रहेगा? जब वो डिस्कशन जब स्थिर नहीं रह सकता तो समान भी नहीं रह सकता है, सिंपल सी बात है। फिर क्या बचा है? बेहतर होता है। बिल्कुल सही बात है। क्यों है? जब किसी भी प्रॉब्लम के बारे में आप डिस्कशन करोगे ग्रुप में, है ना, तो आपको क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट आपको थॉट्स, डिफरेंट डिफरेंट व्यूज आपको देखने को मिलेंगे। और वहां पे जो आपका लर्निंग कर्व होगा, हो सकता है एक चीज जो किसी बच्चे से ना आती हो वो दूसरे बच्चे से आती हो, जो दूसरे से ना आती हो वो तीसरे से आती हो। तो वहां पे क्या होगा? जो हमारा लर्निंग कर्व होगा वो कैसा हो जाएगा? बेहतर हो जाएगा। डन। बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसी होती है? भिन्न होती है। भिन्न मतलब डिफरेंट होती है, अलग होती है। कभी भी दो व्यक्तियों का विकास या दो व्यक्तियों का डेवलपमेंट एक जैसा नहीं होता। उनकी जो गति है ना, किसी बच्चे का डेवलपमेंट जल्दी हो जाता है, किसी का देर से होता है। किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि जो विकास की गति होगी वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसी होगी? डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी। लेकिन यह एक नमूने का अनुगमन करती है। वो कौन सा है? अव्यवस्थित। ऐसा पढ़ा था डेवलपमेंट के बारे में? बिल्कुल नहीं पढ़ा। अव्यवस्थित नहीं होगा। अप्रत्याशित नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते। देखो आपने देखा होगा जब कोई बच्चा छोटी क्लास में इंटेलिजेंट होता है तो उसको देख करके ये प्रेडिक्शन कर देते हैं कि आगे चल के कुछ ना कुछ बन जाएगा। तो डेवलपमेंट को ध्यान रखना, प्रेडिक्ट भी किया जा सकता है, तो अप्रत्याशित नहीं बोलेंगे इसको। अब उसके बाद क्या है? क्रमबद्ध है और व्यवस्थित है। ये बात तो सही है कि जो डेवलपमेंट होता है वो क्रमबद्ध होगा और कैसा होगा? व्यवस्थित तरीके से होता है। और 4 क्या कह रहा है? एड़ी से चोटी नहीं, ये भी नहीं है। तो राइट ऑप्शन सिंपल सी बात है,
क्रमबद्ध है और व्यवस्थित है। राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? क्रमबद्ध और व्यवस्थित। डन, आई बात समझ में? चलो अब देखो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? डेवलपमेंट, स्टार्टिंग में ही आप सबने पढ़ रखा होगा डेवलपमेंट के बारे में, तो आपसे यही पूछ रहा है कि डेवलपमेंट के बारे में, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टेटमेंट कैसा होगा, करेक्ट होगा? फर्स्ट है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। बच्चे का जो सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है ना, ये क्या करता है? एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। भाई ये बात तो करेक्ट है, जैसे कल्चर वगैरह में रहेगा, जिस वातावरण में रहेगा, है ना, तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ता है। अब ये बात तो सही है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है, बट क्या बेस्ट हो सकता है, ये जानने के लिए बाकी ऑप्शंस को जरूर पढ़ना पड़ेगा। विकास एकल आयामी है ना? अगर आप बात करें कि जो डेवलपमेंट है वो एकल आयामी है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है। विकास पृथक होता है, ये बात भी गलत है, पृथक नहीं होता है। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है, ये अब देखो विकास क्या बोल रहा है कि डेवलपमेंट जन्म के साथ प्रारंभ होता है, ऐसा पढ़ा है क्या? विकास जन्म के साथ प्रारंभ नहीं होता, बल्कि जन्म से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। और कब तक चलता है? मृत्यु तक चलता है। और यहाँ क्या लिख रहा है? जन्म के साथ प्रारंभ होगा और वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल क्या है? गलत है। तो सिंपल सी बात है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ठीक है, आई बात समझ में? चलो अब देखो अगला क्वेश्चन, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? अभी कुछ कुछ देखो ऐसा ही क्वेश्चन जस्ट थोड़ी देर पहले गया है अभी, तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको सॉल्व कर पाओगे, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आता हुआ क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में। व्यक्तियों में विभिन्नता पाई जाती है, हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता या हर बालक एक जैसा नहीं होता है, हर किसी का इंटरेस्ट, क्षमताएं सबकी अलग अलग होती हैं। तो अब ये क्यों होता है, आपसे इसका रीजन पूछा है जस्ट, है ना? ये जन्मजात विशेषताओं के कारण होता है कि उनकी ये आनुवांशिक क्वालिटी है, ऐसा है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, जो बच्चों के अंदर विभिन्नता पाई जाती है ना, उसमें कहीं ना कहीं उसकी हेरिडिटी और उसका वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, लेकिन फर्स्ट वाला ऑप्शन केवल किसको वैल्यू दे रहा है? हेरिडिटी को वैल्यू दे रहा है। सो दैट्स द रीजन इसको हम शामिल नहीं करेंगे। सेकंड में क्या है? वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण होता है। ये बात तो बिल्कुल सही है, वंशानुक्रम को भी शामिल किया है और उन्होंने वातावरण को भी शामिल किया है। ठीक है, एक बार थर्ड और फोर्थ को रीचेक कर लेंगे, वैसे सेकंड वाला बिल्कुल करेक्ट है। प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का विभिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण ऐसा होता है। यहाँ पे फिर से अगर आप देखेंगे तो किसको वैल्यू दे दी? हेरिडिटी को दे दी। अब यहाँ पे केवल वातावरण को ही इन्होंने जिम्मेदार माना है, तो ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, सो राइट ऑप्शन क्या है? वंशानुक्रम भी शामिल है विभिन्नता में, और क्या है? वातावरण भी शामिल है। जब बच्चा इन दोनों के बीच इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्शन करता है, उसी वजह से उसमें क्या होता है? व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, आई बात समझ में? समझ के साथ ही सॉल्व करना है और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। अब देखो अगला क्वेश्चन, बच्चों के सामाजिकरण में परिवार की जो भूमिका है उसके बारे में पूछ रहा है। किसकी भूमिका? परिवार। इससे आसान क्वेश्चन बताओ क्या आएगा? सबने पढ़ा है। रोमांचकारी होता है? नहीं होता है। गौड़ होता है? नहीं होता है। कम महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी वजह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मुख्य। बच्चे के सोशलाइजेशन में जो परिवार होता है वो मुख्य भूमिका निभाता है, प्राथमिक एजेंसी कहलाता है ये, है ना? सोशलाइजेशन की प्रारंभिक इकाई या प्राथमिक इकाई इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे कहीं पे प्राथमिक था नहीं, लेकिन हमारे पास मुख्य और गौण दो ऑप्शन थे। गौण मतलब बोले तो सेकेंडरी, है ना? गौण बोलेंगे तो सेकेंडरी, सेकेंडरी नहीं होगा, मुख्य हो जाएगा, जो कि कहलाता है क्या? प्राथमिक। डन। सो सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अभी देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसमें यह पूछा कि किसका मैचिंग सही है। फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का बच्चा होता है वो अनुकरण, प्रारंभ और कल्पना परक खेल करता है। बिल्कुल नहीं करेगा। किसकी बात कर रहा है? औपचारिक की बात कर रहा है, तो ये चीज इसमें शामिल
नहीं होगी। फिर क्या है, शैशवावस्था जो है वो तर्क का अनुप्रयोग। अब यहीं से मालूम चल गया, शैशवावस्था का बच्चा कैसे तर्क कर पाएगा, खुद सोचिए, है ना, ये भी करेक्ट नहीं है। पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमन तर्क करेगा, ये बात भी गलत है, नहीं करेगा। अब तो जाहिर सी बात है एक ही बच्चा है, वही करेक्ट होना चाहिए। मूर्त संक्रियात्मक जो बच्चा है वो संधारण एवं वर्गीकरण करने के योग्य होता है। यानी अगर आप देखते हैं इसको कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल चाइल्ड जो होता है इज एबल टू कंजर्व एंड क्लासीफाई। कंजर्वेशन ध्यान रखिएगा, है ना, कहाँ पे आ जाता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज बस आपको ध्यान रखनी है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक बच्ची कहती है, क्या कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। एक बालिका है, वो क्या बोल रही है, वो बोल रही है कि धूप में कपड़े सूख जाते हैं जल्दी। वह डैश की समझ को प्रदर्शित कर रही है, किस समझ को रिप्रेजेंट कर रही है, किस समझ को वो प्रदर्शित कर रही है। उसने अगर ये बात बोली है कि धूप में कपड़े सूख जाते हैं जल्दी। अहम केंद्रित चिंतन है, ईगो सेंट्रिक है वो बच्ची, है ना, मतलब क्या है, अपने ही थॉट्स को सही मानती है, अपने विचारों को सही मानती है। ये तो बिल्कुल नहीं है भाई, बात तो उसकी सही थी ना, धूप में कपड़े सूखते भी हैं जल्दी, तो इसको ईगो सेंट्रिज्म बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। कार्य कारण यानी कॉज इफेक्ट, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन एक बार रिचेक करना पड़ेगा। विपर्य चिंतन है यानी रिवर्सिबल थिंकिंग है। रिवर्सिबल थिंकिंग क्यों होगी इसमें, ऐसा तो कुछ था ही नहीं रिवर्सिबल थिंकिंग वाली बात। और प्रतीकात्मक विचार, ये भी नहीं है भाई, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर धूप में कपड़े जल्दी सूख रहे हैं तो किसके वजह से, कार्य और कारण। डन, चलो अगला क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याजे के अनुसार बच्चों का जो चिंतन है वो वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। प्याजे ने बच्चों की थिंकिंग के बारे में क्या कहा था, है ना, प्याजे ने क्या बोला था कि जो बच्चों का चिंतन होता है वो वयस्कों से मतलब बड़े लोगों से आकार में भिन्न होता है बजाय मूर्तापरकता के। ऐसा ऐसी बात है, ये बात देखो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, प्याजे के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है आपको। अब प्याजे के अनुसार जो बच्चों का चिंतन है वो वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के, मतलब ये इसमें अलग होगा, इसमें सही होगा। ये बात सही लग रही है, एक बार रिचेक करेंगे। आकार में क्या होता है, अब देखो चिंतन को आप आकार से कैसे वो कर सकते हो, आकार और किस्म ये नहीं आएगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जस्ट फोर्थ वाला सेकंड वाले का अपोजिट है। शायद माइट भी आपको ये सेकंड और फोर्थ वाले जो ऑप्शन है ये जरूर कंफ्यूज कर सकते हैं कि मात्रा में भिन्न होता है बजाय प्रकार के। तो आप पाएंगे फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो भी करेक्ट इनकरेक्ट है। प्याजे ने क्या बोला था, प्याजे ने ये बोला था कि बच्चों का जो चिंतन होता है वो वयस्कों से केवल प्रकार में अलग होता है। बच्चे थिंकिंग उतना ही करते हैं जितना कि बड़े लोग करते हैं, मात्रा में बराबर है। देखो प्याजे ये मानते हैं कि बच्चे जो थिंकिंग करते हैं वो वयस्कों के बराबर ही करते हैं, जितना बड़े लोग थिंकिंग कर पाते हैं, जितनी मात्रा में, जितनी क्वांटिटी में, उतनी क्वांटिटी में बच्चे भी थिंकिंग कर पाते हैं। बस उनका चिंतन क्या है, प्रकार में अलग होता है ना, प्रकार में अलग होता है वयस्कों से। तो ध्यान रखना, प्याजे ये मानते हैं कि बच्चे वयस्कों के बराबर ही चिंतन कर पाते हैं, बस वो प्रकार अलग अलग हो जाते हैं। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलो अब देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। आधारभूत सहायता अगर समझ में ना आई हो तो इंग्लिश में पढ़ लो। क्या लिख रहा है, सिंपल सी बात, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग। अब ये अगर स्कैफोल्डिंग आ गया तो बस समझो कि आंसर आपके सामने है। यही फायदा होता है, अगर देखो ध्यान रखो एग्जाम में कुछ वर्ड आपको लग रहा है टिपिकल है, हिंदी में नहीं आ रहा समझ में, तो उसको तुरंत उसका इंग्लिश वर्जन देखो, शायद वहां से आपको कहीं ना कहीं हेल्प जरूर मिल जाएगी। अब हो सकता है स्कैफोल्डिंग बहुत मोस्टली सभी लोगों को पता हो, लेकिन जब आप पढ़ेंगे कि ये आधारभूत सहायता क्या है तब शायद थोड़ा सा आपको डाउट आ जाए। लेकिन जैसे ही आपने स्कैफोल्डिंग पढ़ा तुरंत आपको वाइगोत्स्की साहब याद आ गए होंगे। तो अब देखो क्या होगा इसमें से, जो स्कैफोल्डिंग है वो शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, ऐसा कुछ है, बिल्कुल भी नहीं था। स्कैफोल्डिंग के बारे में ऐसा तो पढ़ा ही नहीं था। प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, ये भी नहीं पढ़ा था स्कैफोल्डिंग के बारे में।
मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना, ऐसा भी स्कैफोल्डिंग के बारे में नहीं पढ़ा है ना। स्कैफोल्डिंग क्या है, एक टेम्पररी सपोर्ट ही तो होती है, तो यहाँ पे सपोर्ट जैसी तो कोई बात आई नहीं। फिर क्या है, अनुमोदन और संकेत देना, हिंट देना, क्लू देना, तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। ये कल भी मैंने आपको समझाया था स्कैफोल्डिंग वाला पॉइंट, है ना। अगर कोई बच्चा किसी समस्या का सॉल्यूशन करते समय, मान के चलो ये कोई बालक है ए नाम का, अब ये किसी समस्या को सॉल्व कर रहा है, बी नाम की कोई समस्या है उसको सॉल्व कर रहा है। अब यहां तक तो ये बेचारा पहुंच गया, है ना, यहां तक तो पहुंच गया अपने सहयोग से। अब लेकिन इसको जो पहुंचना था, इसको तो पहुंचना था यहां तक, है ना, यहां तक इसको पहुंचना था, अभी इतना हिस्सा बाकी था। तो अब इस समय पे इस बच्चे को थोड़ी सी हिंट दे देना। अब इसको यहां तक पहुंचाने में जो इसको हिंट दी गई या जो इसको हेल्प दी गई, वो हेल्प ही क्या कहलाई, स्कैफोल्डिंग। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, डन। सो इस तरीके से 2016 वाला जो पार्ट 1 था वो कंप्लीट हो चुका है। कल आपको 8 बजे इसका पार्ट 2 देखने को मिल जाएगा। जो बच्चे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं वो प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करें। जितना भी आपका अगर निकल गया है क्वेश्चंस, तो वो प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चंस हैं, 2018 से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो पेपर तक सारे जो भी PYQ हैं इनको जरूर 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 करते रहिए। ठीक है, चलिए, सो अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टाटा।